थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से आ जाए बिफोर आई शुड स्टार्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 51। मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत फैक्चुअल होना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी सारे टर्म्स पूछे जाते हैं और नाम पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। और याद रखिएगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है। इसमें हमें पूछा गया है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। पहले मैं मोटा मोटा बता दूं कि मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन अर्थशास्त्र से चलती थी, जो उसमें लिखा था वो, और आप सब जानते हैं अर्थशास्त्र के अंदर काफी सारी चीजों को क्लियरली मेंशन किया गया था। मौर्यन एम्पायर हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। किंग के पास ही सारे पावर रहते हैं। उसका रीजन भी था क्योंकि नंद डायनेस्टी से अलग होकर वो डर था कि शायद कहीं अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट किया तो लोग हमें कहीं हटा ना दें, तो हाईली सेंट्रलाइज था। बिल्कुल सही है। अंपायर को डिवाइड कराया जाता था प्रोविंसेस नोन एज जनपदास ईच अंडर द महामात्यास। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोविंसेस को महाजनपदास नहीं कहा जाता, वो तो एरिया को कहा जाता है। प्रोविंसेस को प्रदेश जो कि कुमारा या आर्यपुत्रा रूल करते थे, महामाता नहीं करता था। महामाता तो बाद में दूसरा काम है उसका। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड कहता है किंग वाज स्टेटेड बाय काउंसिल मिनिस्टर कॉल्ड मंत्री पारिषद। सही है। और समहार्ता वाज रिस्पांसिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये देखिए फैक्ट्स हैं। समहार्ता वाज द चीफ, यस ऑफ कोर्स। So this only statement here is wrong, that the statement number 2. The rest of the statements are true, 1, 3 and 4. याद रखिएगा, कॉपी पे लिखते जाइएगा। Moving toward the question number 52, अब हम कौटिल्य के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, अर्थशास्त्र लिखी, उसमें कंप्रिहेंसिव चीजों के बारे में बात की। अब एक और बात आपको याद रखनी है कि अर्थशास्त्र सिर्फ पॉलिटी के बारे में नहीं बताती, इकोनॉमी के बारे में बताती है, टैक्स के बारे में बताती है, डिप्लोमेसी के बारे में बताती है, स्टेट के बारे में बताती है। और ये वो किताब है जिससे मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा बना। उसमें सब कुछ लिखा था कि राजा को सोना कैसे है, राजा को किन लोगों से कैसे बात करनी है, राजा को कितने एजेंट्स रखने हैं। आप समझ रहे हैं? सो ये डील ऑन विद द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इग्नोर द इकोनॉमिक मैटर्स। नहीं, इकोनॉमिक के बारे में बात हुई। उन्होंने तो कहा था उनसे कि तुम्हें याद रखना कि तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई देगा वो गांव वाले देंगे। इट रिकमेंड द स्टेट कंट्रोल ओवर द ट्रेड, माइनिंग, व्हीट एंड मेजर्स। यस ऑफ कोर्स, बताया गया था कि इकोनॉमिक तुम खुद चलाओ। इसके अंदर एक और चीज थी कि इंटेलिजेंस, आप सिस्टम आपको इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि एजेंट रखने पड़ेंगे। अच्छा, एजेंट, सीक्रेट एजेंट जो रखे जाते थे उनको कहा जाता था गुद्ध पुरुषा, छुपे हुए लोग जो तुम्हें दिन भर की डिटेल इंफॉर्मेशन बताएंगे। फोर्थ कहता है कि ये लिखी गई किताब अशोका के टाइम पे नहीं, ये चंद्रगुप्ता के टाइम पे लिखी। तो ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 and 3 मीन्स बी। Now moving toward the question number 53, ये फिर से आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा। पहला कहता है कि समहार्ता जो होता है वो चीफ ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन होता है। सही है। संदिहता ट्रेजरी एंड रिकॉर्ड कीपर होता है, वो मैनेज करता है सारा, और उसका काम ही यही होता है क्या, समहार, याद रखिएगा। और ये सारी चीजें मैं फिर कह रहा हूं ये फैक्ट है। तो उसके बाद वो कहता है युक्ता। युक्ता जो होता है वो सॉवरेन ऑफिशियल होता है और मेंटेन करता है रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द राइट आंसर इज डी, A1, B2 एंड C3। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 54, यह हमें अशोका के धम्म के बारे में बताता है। देखिए सिंपल याद रख लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, अशोका का धम्मा और बुद्ध धम्मा में बहुत फर्क है। धम्म का मतलब ये था, अशोका एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करना चाहता था, एक आप ये कह सकते हैं कि अपनी पूरी जितनी उसकी टेरिटरी थी उनको ऑर्गेनाइज करना चाहता था, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसको धम्म कहते हैं। हाँ, लिटिल बिट इंक्लाइन हो सकता है टुवर्ड्स बुद्धिस्ट, लेकिन ये फिलॉसफी प्योरली बुद्धिस्ट नहीं है। उसमें क्या, रिस्पेक्ट माँ बाप के लिए करिए, गरीबों के साथ मोहब्बत करिए, जानवरों को मत मारिए। सो कहता है कि इट वाज बेसिकली प्राइमरी एन बुद्धिस्ट रिलीजन डॉक्ट्रिन। देखिए गलत है, बुद्धिस्ट नहीं थी, ये इंक्लाइंड थे, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। कहता है कि बुद्ध का धम्मा प्रमोट करता है रिस्पेक्ट टुवर्ड पेरेंट्स, एल्डर एंड टीचर। बहुत अच्छी बात है, ऐसा कहा गया था। बुद्ध का धम्म कहता है कि रिचुअल्स और एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होने चाहिए। मुझे अभी याद आता है कि कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने क्लियरली कह दिया था ऐसा कुछ नहीं, और ये कहा था कि रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू बोथ सेम एज ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। और एस्टैब्लिश रिलीजियस पूरे अक्रॉस मौर्यन एम्पायर के अंदर कि मेरा ही धर्म जो है वो अपनाया जाए। बिल्कुल भी उन्होंने
कि खाली एक ही धर्म चलेगा, उनके समय में हमें दूसरे धर्म भी देखने को मिले। सो द ओनली स्टेटमेंट इज ट्रू इज दैट 2 and 3 मीन्स द राइट आंसर इज ए। बहुत सिंपल है बेटा। फिर आते हैं इनके अशोका के टाइम पे रॉक एडिक्ट्स लिखे गए, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है उनकी लोकेशन के बारे में पूछा है। डोलिया एंड गिरनार में हमें मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले, माइनर रॉक एडिक्ट्स हमें मास्की एंड गुजारा में मिले, और पिलर एडिक्ट्स सांची और सारनाथ में मिले। देखिए मेजर रॉक एडिक्ट्स हमें गिरनार यानी कि गुजरात और डोलिया यानी कि उड़ीसा में मिले। मेजर रॉक एडिक्ट्स में मास्की यानी कर्नाटका और गुर्जारा यानी एमपी में, अशोका का नाम भी इसमें बहुत मेंशन किया गया है। पिलर एडिक्ट्स जो है वो सांची, सारनाथ, टोपारा, मेरठ सब जगहों पे मिले। तो ये याद रखिएगा, यूपीएससी लोकेशन बहुत पूछता है, उसको मैप आपको यूज करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेगास्थनीज। आपको याद होगा मेगास्थनीज वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, बहुत कुछ डिटेल बारे में बताया, काफी सारी चीजें ऐसी भी बताई जो उनका कोई क्लैरिटी हमें नहीं मिली। और कहा यह जाता है कि अब इंडिका उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में पहले थी, उसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशन कर दी गई है, बुक का पूरा डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन उसने जो बताया वो अर्थशास्त्र से थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसे क्या वो हमें मौर्यन सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है? यस ऑफ कोर्स बताता है। क्या वो मेंशन करता है कि भारत के अंदर स्लेवरी थी? तो मैं एक और बात बड़ा क्लियर कर देता हूं, मेगास्थनीज की बुक में गुलामी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन वहीं पे अर्थशास्त्र के अंदर बताया गया। फिर कहता है कि वो कंफ्यूज था इंडिया की वर्ण सिस्टम को लेके और क्लास को लेके, तो उसने 7 क्लासेस डिस्क्राइब कर दी। फिर कहते हैं कि इसकी किताब संस्कृत में लिखी गई, लेटर ट्रांसलेट कर दी गई ग्रीक के अंदर, तो ये गलत है, वो ओरिजिनली ग्रीक में लिखी गई, संस्कृत में नहीं लिखी गई थी। तो राइट आंसर इज 1 and 3 ओनली बी। बहुत बहुत सिंपल तरीके से आपको पूरी बुक को मैंने रिवीजन करवा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस समय मौर्यन एम्पायर, प्रोविजनल मतलब 4 प्रोविंसेस हुआ करते थे, तक्षशिला, उज्जैन, टोसाली और सुरनगरी, अंडर प्रिंसेस होते थे, प्रिंस ही जाते थे, जिनको कुमारास कहा जाता है या आर्यपुत्रा भी कहा जाता था। तो ये बात तो सही हो गई, ये याद रखिएगा, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। हर प्रोविंसेस को हेड करता था महमात्या, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, गवर्नर जो है वो महमात्या नहीं होते थे, दे वर द प्रिंसेस। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। प्रोविजनल गवर्नर वे यूजली प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली। जी, पाटलिपुत्रा अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था। कैपिटल पाटलिपुत्रा वाज डायरेक्टली अंडर द एम्परर सुपरविजन, सही है। अब आप द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 1, 3 and 4। 2 नहीं होगा, 1, 3 and 4 मीन्स ए। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 58, कलिंगा के बारे में पूछा, जब अशोका ने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन क्या अशोका ने कलिंगा के बाद आर्मी को खत्म किया? नहीं, रखी। इवन दो कहा जाता है कि यही रीजन था कि उनका डिक्लाइन भी हुआ। लेकिन वो अब एग्रेसिव नहीं रहा, उसने कह दिया कि मैं अब बैरी गोशा नहीं करूंगा, दम्म गोशा करूंगा। आई विल गो फॉर द कल्चरल कॉन्क्वेस्ट रेदर देन गोइंग फॉर द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। रॉक एडिक्ट नंबर 13। तो अब ये समझ लीजिए कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो वैसे ही गलत हो गई। कहते हैं कि दम्मा को प्रमोट करने के लिए उसने बहुत मेहनत की और महामात्रास का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने स्पेशल ऑफिसर धम्मा महामात्रास को लगाया ताकि धम्म के बारे में लोगों को बताएं, और फॉरबिड किलिंग एनिमल इन रॉयल किचन्स नहीं होंगे। तो 2, 3 and 4 तो करेक्ट है और इजी भी है, मुझे लगता है आप कभी अब भूलेंगे नहीं। अब आते हैं ऑफिसर्स के बारे में। अब यहाँ पे कहा जाता है कि कौन सा ऑफिसर क्या काम करता है, ठीक है। अमात्या का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, मिनिस्टर को हम अमात्यास कहते हैं। अंतपाला गवर्नर फॉर इंटर प्रोविंसेस होता है। दंडपाला चीफ ऑफ द आर्मी, या आप ही हेड ऑफ द पुलिस, नॉट आर्मी, याद रखिएगा। दंडपाला जो होता है वो चीफ ऑफ आर्मी नहीं होता है, दंडपाला जो होता है हेड ऑफ पुलिस होता है। नगरिका मतलब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाला, स्पेशली पाटलिपुत्रा के अंदर। तो 1, 2 and 4 ही जो है इसका राइट आंसर है, वो नहीं मैच कर रहा है, थर्ड जो है वो नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यंस। मौर्यन के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ये भी हमें अर्थशास्त्र से पता चली। देखिए सबसे पहले, इससे पहले भी बात की कि मौर्यन जो है स्टेट डायरेक्टली कंट्रोल करती है, लैंड, रेवेन्यू एंड ट्रेड, बिल्कुल। दूसरा, देयर वर रेगुलर सेंसस, बिल्कुल नहीं हुए, इतना टाइम नहीं था, नो एविडेंसेस ही नहीं मिले। माइनिंग और मेटल्स के बारे में प्राइवेट एंटरप्राइजेस वगैरह हुआ करती थी। माइनिंग वेयर स्टेट कंट्रोल, नॉट प्राइवेट। अर्थशास्त्र मतलब देयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फॉरेस्ट एनिमल में, अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन लाइफ स्टॉक के बारे में भी बात की जाती है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1 and 4 ओनली। नो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 61,
considered the following statement about the Mauryan army as described by Megasthenes. मैंने अभी आपसे ये कहा था, एक ही बार इसको क्लियर कर लीजिए क्योंकि बार बार आपको वो प्रॉब्लम ना करें। देखिए मेगास्थनीज के बारे में ये बात बड़ी क्लियर है कि उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की है और लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं दी है। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने बड़ी कमाल यहाँ पे ये कही कि जब मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया तो मैंने क्या देखा कि मौर्यन जो आर्मी है उसके अलग अलग 4 डिवीजन्स होके रखे हुए हैं। इन्फेंट्री अलग चल रही है, कैवलरी अलग है, चैरियट्स अलग से, एलिफेंट्स अलग है। तो यह था टोटल 4 ही आर्मी के बारे में, डिवीजन्स के बारे में बात करता है। फिर वो कहता है कि मैंने ये देखा कि यहाँ पे कोई स्लेवरी नहीं है, अलग अलग लोग बड़ा वेल ऑर्गेनाइज तरीके से है। अच्छा, एक और बात बताता है कि यहाँ पे 6 कमिटीज़ हुआ करती थी जो मिलिट्री अफेयर्स को देखती थी, 30 मेंबर्स की, ये भी याद रखिएगा। अब इस स्टेटमेंट को जरा अंडरस्टैंड करिए आप और आपका आंसर बन जाएगा कि मौर्यन आर्मी हैड 6 डिवीजन। नहीं, मौर्यन आर्मी हैड 4 डिवीजन अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, और वो सुपरवाइज करते हैं 30 ऑफिसर डिवाइडेड 6 कमिटी। बिल्कुल सही है, 30 मेंबर्स हुआ करते थे, इन 6 कमिटी मैनेज पूरा मिलिट्री अफेयर्स होता था। मेगास्थनीज ये भी कहते हैं कि जो स्टैंडिंग आर्मी थी उसको टैक्स की वजह से चलाया जाता था। एग्जैक्टली ये मौर्यन अंपायर की ही बात मत करिए आप, जितने भी आपको जितने भी बड़े बड़े डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी सबका जो चलता था टैक्स की वजह से ही आर्मी चलती थी, और कमांडर इन चीफ को सेनापति कहा जाता था। कमाल की बातें हैं, तीनों सही है, सिर्फ एक ऊपर का जो पॉइंट है वो गलत है, तो आंसर बी 2, 3 एंड 4 रहेगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पे नॉट के बारे में पूछा है, नहीं है, तो मतलब हमें वो वाला पॉइंट निकालना है। अशोका एडिक्ट्स एंड देयर थीम्स, रॉक एडिक्ट नंबर 13 में अशोका मेंशन करता है कि मैंने कलिंगा वॉर की और मैं अब दम की पॉलिसी की जा रहा हूं। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, ये सही है। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर में, सॉरी, माइनर रॉक एडिक्ट नंबर फर्स्ट में रेफर अशोका करता है कि पर्सनल कन्वर्जन टू बुद्धिज्म नॉट जैनिज्म। फिर रॉक एडिक्ट नंबर 13 में वो मेंशन करते हैं कलिंगा वॉर के बारे में। रॉक एडिक्ट नंबर 12 के अंदर वो रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ रॉक एडिक्ट्स, ऐसा नहीं है कि सारे रॉक एडिक्ट्स आपको याद करने, मेजर 13 इज मेजर। तो जैसे रॉक एडिक्ट नंबर 13 मैच कर रहा है, पिलर एडिक्ट नंबर 7 समरी ऑफ दम्मा के बारे में बता रहा है। समरी ऑफ दम्मा प्रिंसिपल साथ में है। कमाल है कि माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट में वो बताते हैं कि मैं जैनिज्म में चला गया हूं, नहीं, मैं बुद्धिज्म में चला गया हूं, ऐसा कहा था उन्होंने। और रॉक एडिक्ट नंबर 12 में टॉलरेंस अमंग सेक्ट। तो इसमें राइट आंसर जो आपका होगा, जो मैच कर रहा है बेसिकली, दैट इज द नॉट में हमें ढूंढना है, गलत जो है वो सी है, यानी कि थर्ड मैच नहीं कर रहा। नाउ अभी हम मेगास्थनीज के इर्द गिर्द में ही घूम रहे हैं, बार बार वही चीजें हैं, तो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। देखिए मेगास्थनीज ने मौर्यन अंपायर के बारे में क्या क्या बोला। कहते हैं कि सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा जो है इसमें 6 कमेटी ऑफ 5 मेंबर ईच हुआ करते थे। मेगास्थनीज 6 कमिटीज के बारे में बताते हैं, 5 मेंबर ईच मैनेजिंग म्युनिसिपल अफेयर्स, जो सिटीज का काम वगैरह करते थे। फिर कहता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती थी, फॉरेनर होते थे, सैनिटेशन हो गया, ट्रेड हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, वो सारा काम ये देखते थे। ये भी बड़ा अच्छा बात है। नागरिका रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग कमिटीज, बिल्कुल सही। और लास्ट में कहते हैं द सिस्टम वाज प्योरली हेरिडिटरी, नहीं, द पोस्ट वाज नॉट हेरिडिटरी बाय अपॉइंटेड। कभी भी अगर कोई गलत करता था उसको निकाल दिया जाता था। द ओनली स्टेटमेंट आर करेक्ट इज 1, 2 एंड 3। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सो प्लीज याद रखिएगा। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द लेगेसी ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको बार बार इसलिए बताया जाता है कि मौर्यन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी सेंट्रलाइज थी अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी चलती थी। मैंने आपको ये भी कहा कि अर्थशास्त्र में बार बार चाणक्य जो है वो मौर्य को ये कह रहे हैं कि भाई आपको इस तरीके से चलना है, तब आप बड़ा रूल कर पाओगे। तो अर्थशास्त्र स्ट्रेस करती है कोडिफाई रूल्स एंड रिकॉर्ड करती है मेंटेनेंस को, तो बिल्कुल सही है। इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड मॉरल गवर्नेंस, सही है, कि वही तो बताता है कि जा मैंने तुझे बताया कि किस तरीके से तुम ये सारी वेलफेयर स्टेट कैसे बना पाओगे। इट डिस्क्राइब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स कंप्लीटली, नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट अंडर द प्रोविजनल कंट्रोल, नॉट फुली, ऐसा नहीं कह सकते कि हटा दिया गया था। तो इसमें जो स्टेटमेंट रहेगी सही वो डी है, 1, 2 एंड 3। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 65। अब इंडो ग्रीक की ओर चले जाइए। देखिए मैंने आपको कहा था कि इंडो ग्रीक जो है इनका भी एक बड़ा सिनेरियो, एक ही बार समझ लीजिए आप ताकि आपको दिक्कत ना हो।
जो इंडो ग्रीक्स का रूल रहा है वो आपको गंधार के रीजन में देखने को मिलेगा, और यहाँ से उन्होंने रूल किया। और उस समय यहाँ पे आपके जो पाटलिपुत्र के रीजन के अंदर थे वो पश्चिमित्र थे, और पश्चिमित्र सुंगा उस समय इनके ऊपर काफी सारे अटैक किए, यानी कि मौर्यन एम्पायर के बाद की बात है। तो इंडो ग्रीक्स का जो रूल फैला इंडिया के अंदर, अगर आप देखेंगे तो इंडो ग्रीक्स जो है वो क्या करते थे, राजा जो है वो अपने कुछ क्षत्रपास को भेज देता था, गवर्नर्स को भेजता था, और कहता था कि जाओ मेरे बदले जो है कंट्रोल करके दिखाओ। तो ऐसे काफी सारे लोग इंडिया के अंदर गवर्नर्स आए और उन्होंने अटैक किया। लेकिन इंडो ग्रीक्स की सबसे अच्छी चीज, ये अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए जाने जाते हैं। इंडो ग्रीक से सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइन्स के बारे में शुरुआत की, आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो इंडो ग्रीक्स के बारे में पता चलती है कि ये आर्ट जो आपको बुद्धिज्म का देखने को मिला वो भी कमाल का था। यानी अगर आप देखेंगे तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि इंडो ग्रीक वे द फर्स्ट रूलर इन इंडिया इशू गोल्ड कॉइन्स। बड़ा ही क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। पोर्ट्रेट टाइप्स ऑफ कॉइन दिया करते थे, राजाओं के चित्र बने हुए करते थे। बड़ा फेमस एक रूलर रहा है इनके अंदर, डेमेट्रस से शुरुआत की। कहते हैं इंडो ग्रीक्स किंग ने प्रैक्टिस शो किया कि इमेज ऑन कॉइन्स दिखाया जाए। बिल्कुल थे। एक फेमस इंडो ग्रीक रूलर जो इंडिया में आए वो मनिंदा थे, जिसको मिलिंडा भी कहा गया, और उन्होंने उस समय एक बंदे से डिस्कशन की, नागसेना से, नागार्जुना भी कहा जाता है इनको, और एक बुक लिखी गई बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मलिंडा पानो, डिस्कशन बिटवीन द नागासेना। कहते हैं मलिंडा को जो है वो कुछ डाउट्स थे, उसके बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। इंडो ग्रीक वे फर्स्ट टू यूज संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑन देयर कॉइन्स। अब ये बड़ा क्लियर कर लीजिए कि उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन दी थी वो ग्रीक एंड खरोष्टी में दी थी, संस्कृत में नहीं दी। तो ये स्टेटमेंट 4 गलत हो जाएगा, तो हम बी के साथ जाते हैं। देखिए आपको ये स्टेटमेंट्स याद रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप ये क्लियर कर लीजिएगा कि आपका प्री का कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 66, कहता है मैच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर विद देयर कंट्रीब्यूशन। डेमेट्रस, मैंने अभी कहा आपको, डेमेट्रस कंकर्ड द पाटलिपुत्र रीजन। डेमेट्रस ने इन्वेट किया था इंडिया जब यहां पे आपका जो रूलर पश्चिमित्र सुंगा हुआ करते थे, और ये कहा जाता है कि पाटली पहले कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल ही कर लिया। मनिंदर जो है वो स्प्रेड करते हैं बुद्धिज्म को, ये मैं कह सकता हूं कि क्योंकि वो कन्वर्ट हुए थे, मिलिंडा पानो में उसके बारे में बात है। एंटीक्लेट्स उसके बाद रूलर बनते हैं, और उन्होंने एक एम्बेसडर को, हेलिडोरस को विदिशा के अंदर भेजा था, और कहा जाता है कि उन्होंने फिर यहां पे एक हेलिडोरस पिलर बनाया विदिशा के अंदर, और ये पहला ऐसा हमें बंदा एम्बेसडर देखने को मिला जो कन्वर्ट हुआ है हिंदुइज्म में। तो ये सारी स्टेटमेंट आपस में एग्जैक्टली मैच कर रही हैं, यानी A1 B2 C3। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 67, कितना इजी है अब आपको खुद पता चलेगा। लेकिन इस पॉइंट को पढ़ाते हुए जरा मैं आपको इस क्वेश्चन में अब एक सवाल आ रहा है कनिष्का के बारे में। आप सब जानते होंगे कि कनिष्का कुषाण अंपायर के सबसे फेमस रूलर रहे हैं, और कुषाण अंपायर के अंदर आपको उसकी लेगेसी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल जो था वो कुषाण्स का था। कुषाण जो है वो यूची ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और ये एक ट्राइब जो बाहर से टूट के इंडिया के अंदर आता है और इंडिया के ऊपर रूल करते हैं। कनिष्का जो है अपने समय में, क्योंकि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी चला रहे थे, और इनकी रुचि जो है वो रिलीजन के ऊपर भी थी, और कहा जाता है कि इन्होंने अपने समय में सारे रिलीजन, ये टॉलरेंस था टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन, बट बुद्धिज्म को ज्यादा फ्लोरिश किया गया, और इन्होंने ही अपने समय में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड करवाई, और उसी बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर महायान और हीनयान आए। फिर उन्होंने, आपको याद आई, खुद महायान बुद्धिज्म से बिलोंग करते थे, कश्मीर के अंदर हुई, जिसको कुंडलवाना कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने समय में जो कैपिटल्स हुआ करती थी, एक पुरुषपोरा एरिया आपको देखने को मिलेगा, बहुत फेमस है पुरुषपोरा एरिया, वहां पे हमें बुद्ध का स्तूपा भी देखने को, पेशावर को कहा जाता है, और दूसरी इन्होंने मथुरा रखी है, और मथुरा में स्कूल ऑफ आर्ट भी बना। और फिर ये कहा जाता है कि गोल्ड कॉइन्स में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ट्रेड इन्होंने सिल्क रूट के थ्रू बहुत ज्यादा किया, और ये उनका ये मनसा था कि जो चाइना है उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। अब आप ये समझ लीजिए कि कनिष्का के बारे में कि कुषाण ऑरिजिन जो का ऑरिजिन जो है वो यूची ट्राइब से बिलोंग करता है, जो सेंट्रल एशिया से है। कनिष्का कन्विंस करते हैं 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर यानी कि कुंडलवाना में। कैपिटल कनिष्का की एम्पायर की सांची में थी, बिल्कुल गलत है, कैपिटल इनकी पेशावर में थी, और दूसरी इनकी मथुरा थी। गंधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश अंडर द कुषाण, यस ऑफ कोर्स, सो ओनली स्टेटमेंट व्हिच इज इनकरेक्ट is the third one. The right answer is 1, 2 and 4.
नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 68। ये अब स्कूल ऑफ आर्ट है, बड़े फेमस स्कूल ऑफ आर्ट हुए उस समय, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। ग्रे सैंडस्टोन में सबसे कमाल इनका था। अच्छा, इतना ब्यूटीफुल बुद्ध को इन्होंने दिखाया है, ड्रेपरी इन्फ्लुएंस कपड़े दिखाए हैं, बुद्ध को एक अपोलो टाइप ऑफ फेस दिया है, क्योंकि उस समय गंधार के अंदर जो हमें ग्रीको रोमन स्टाइल देखने को मिला, तो जिस तरीके के ग्रीक गॉड हुआ करते थे वैसे ही उन्होंने बुद्ध को भी दिखाया। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ, ये नेटिव इंडियन स्कूल ऑफ मोटिव दिखाए गए, और अमरावती में व्हाइट मार्बल का बहुत ज्यादा यूज किया गया। A1, B2, C3 बिल्कुल मैच कर रहा है, तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, ये मैच ऑफ द फैक्चुअल है। मूविंग टुवर्ड्स 69। अब हम थोड़ा सा 69 को समझने के लिए डेक्कन की ओर चलते हैं। हर नए टॉपिक में मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। देखिए, नीचे हमारा डेक्कन का जो रीजन है, इसके अंदर एक डायनेस्टी होती थी, सतवाहन डायनेस्टी। बड़ी फेमस डायनेस्टी रही है, और इनका जो है रूल जो स्टार्ट हुआ इन्होंने, क्योंकि आपको याद होगा मौर्यन एम्पायर के बाद हमारे पास जो डायनेस्टीज बनी, पहले हमारी मौर्यन डायनेस्टी थी, मौर्य के बाद शुंग डायनेस्टी आई, शुंग के बाद गानवाज आए, और उसके बाद आपके सतवान आए। वैसे सतवान डायरेक्टली कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, आंध्रास कहा जाता है, आंध्र भोजा, आंध्र पितामह का शब्द यूज हुआ है। कहा जाता है कि मौर्यन एम्पायर में भी हमें ऐसा पता चलता है कि अशोका ने इनको आंध्रा का ही नाम दिया है, बॉर्डर स्टेट हुआ करती थी। सतवान का जो मेनली नाम निकल के आता है वो आता है गौतमीपुत्रा सतकर्णी। इनकी बहुत सारी लड़ाइयां साकास के साथ रही, साकास जो इंडो ग्रीक को रिप्लेस करके आए, और उन दिनों ट्रेड के ऊपर ही ज्यादा लड़ाई होती थी। सतवान लोगों को बाद में साकास ने ही खत्म कर दिया, लेकिन सतवान के जाने के बाद फिर पूरा डिक्लाइन हो गया। अब सतवान अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जाने जाते हैं, अपने सिक्कों के लिए भी जाने जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इनके समय में जितने भी रूलर्स गुजरे हैं उन्होंने अपने माता जी का नाम ही आगे रखा है, जैसे गौतमीपुत्रा सतकर्णी, जैसे विशिष्टपुत्रा पोलोयान, ऐसे नाम देखने को मिलते हैं। बड़ी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन वुमेन्स का कोई स्टेटस इतना भी अच्छा नहीं था। ब्राह्मणिकल रिलीजन को मानते थे, लेकिन टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि क्या पूछा है। जैसे ये हमसे पूछ रहा है कि सतवान डायनेस्टी जो है, वे द फर्स्ट रूलर टू इशू द कॉइन विद द पोर्ट्रेट ऑफ किंग। अगर आपको याद होगा, सतवान इशू पोर्ट्रेट कॉइन लाइक इंडो ग्रीक्स की तरह, मतलब इन्होंने भी दिखाना शुरू कर दिया। दे वर द फॉलोअर ऑफ शिविज्म ओनली, दे पैट्रोनाइज द बुद्धिज्म एंड वैदिक रिलीजन बोथ। तो मैं ये कहूंगा कि खाली ये हुआ है क्योंकि और भी आर्ट हुआ है। गौतमीपुत्रा सतकर्णी डिफीटेड द शाकास, ये याद कर लीजिएगा कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई और शाकास को हराया। देयर कैपिटल वाज इनिशियली प्रतिष्ठाना, जिसको हम पाइथन कहते हैं, मैं महाराष्ट्र का एरिया, बिल्कुल सही है। तो जो स्टेटमेंट इसमें सही आती है वो है 1, 3 एंड 4, मीन्स द राइट आंसर इज डी। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल होता है तो आप कर लेंगे। कहता है कि सतवांस के बारे में अगर एक और चीज की जाए, इनके समय में रिलीजन वैसा, सतवांस ने इंटर रीजनल ट्रेड, सोपारा और कल्याण बहुत मस्त था। एक सोपारा है, एक कल्याण है, और एक बरोच, बहुत फेमस पोर्ट एरियाज है। और मैंने इसके ऊपर एक यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाई है रील के थ्रू, आपको वहां से भी पता चल जाता है। इन्होंने अपने समय में लेड कॉइन्स को बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये गोल्ड नहीं दे पाते थे, यही दे दिया। ये अर्लीस्ट डेवलप रॉक एडिक बुद्धिस्ट केव इन वेस्टर्न इंडिया, नासिक, कार्ला, भाजा केव, इन्हीं का तो है। और सतवान ऑफिशियली संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे, नहीं प्राकृत बोलते थे, यही फर्क है। तो इसमें हमें 1, 2, 3 सही आंसर आया, मीन्स ए। अब सतवान के बारे में कुछ भी पूछेगा ना तो आप बता पाएंगे। अब यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बड़ा सिंपल है। सतवान में गौतमीपुत्रा सतकर्णी थे, कुषाण में कनिष्का थे, और इंडो ग्रीक्स में अनिंदर थे। मुझे लगता है ये सबसे इजिएस्ट वे है, आपको याद होगा। और नेक्स्ट 72। अब ये थोड़ा सा हम संगम एज की ओर चले गए। संगम एज बेसिकली एक पीरियड है, ये साउथ इंडिया की बात करते हैं हम। कहा जाता है कि एक संगम हुई जहाँ पे पोइट्स मिले, उन्होंने डिस्कशन की, कुछ लिटरेचर लिखे, और ये बेसिकली जो हुआ ये साउथ में प्योरली हुआ, और यहाँ से कहा जाता है साउथ की हिस्ट्री स्टार्ट हुई। और उन दिनों चोला, चेरास, पांड्यास जो है एक छोटी छोटी डायनेस्टीज हुआ करती थी। और अब हमसे यह है कि सबसे पहले ये पांड्यास लोगों ने इसकी शुरुआत की। फिर कुछ बुक असेंबल हुई। कहा जाता है कि इसका सबसे मेन मकसद था कि जो तमिल लिटरेचर है उसको फ्लोरिश, कहा जाता है ये गोल्डन पीरियड था तमिल के लिए। और इस बुक्स के अंदर हमें चोलास की सोसाइटी, चेरास की, पांड्यास की,
हमें पता चलती है, उनके एरियाज कौन से थे, ट्रेड किसके साथ करते थे, वुमेन का स्टेटस क्या, तो सबसे बेस्ट बुक्स के अंदर हमें ये देखने को मिली। आइए अब आपको सिंपल इसके आंसर देने। संगम लिटरेचर वॉज रिटन इन ए क्लासिकल संस्कृत, नहीं, तामिल होना चाहिए था, गलत है। संगम टेक्स्ट और कंपाइल्ड इन असेंबली एट मदुराई, बिल्कुल पहले यहां पे हुई पांड्यास के द्वारा। संगम लिटरेचर हमें पॉलिटी इकोनॉमी के बारे में बताती है और उनकी सोशल लाइफ, ये ऑफ कोर्स। और संगम पीरियड हाई रफली हमें कोई 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी कॉमन एरा के बारे में बताती है। तो ऑल 2, 3 and 4 इज करेक्ट, मीन्स द राइट आंसर इज सी। अब यही चलेगा। देखिए 73 क्वेश्चन में वो आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सी बुक लिखी गई। देखिए टोल कपयम जो है ये ओल्डेस्ट तामिल ग्रामर एंड पोइटिक बुक है, और इधरी से आजकल भी जो तामिल के बारे में आपको पढ़ना है वो यहीं से निकलेगा। इत्तु गोई को कहा जाता है 8, दैट इज द कलेक्शन ऑफ 8 एंथोलॉजी, और पट्टू पट्टू मीन्स 10, कलेक्शन ऑफ ए लॉन्ग पोइम्स, ये 10 से मैच कर रहा है प्रॉपरली। द राइट आंसर इज ए। विथ रेफरेंस टू द संगम पॉलिटी, संगम की पॉलिटी इकोनॉमी के बारे में कुछ बताइए। देखिए पहली बात तो ये है कि किंग जो होता था उसको कुछ मिनिस्टर्स जो है वो चलाते थे, उसको आमेचर कहा जाता था, असेंबली को सभा कहा जाता था। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये फैक्ट्स हैं। इंडियन ट्रेड भी बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ कि उस समय कितना ट्रेड वो करते थे, लेकिन किसके साथ करते थे ये कुछ उतना नहीं है। इनलैंड ट्रेड वॉज ऑल्सो, बट उतना ज्यादा नहीं। सिक्कों के बारे में भी हमें पता, जैसे किंग वॉज एस्टेटेड बाय मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। इनलैंड ट्रेड वॉज नेजिबल कंपेयर टू फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल नहीं। रोमन गोल्ड कॉइन्स साउथ इंडिया में हमें इंडिकेट करते हैं कि ये ट्रेड करते थे, तो बिल्कुल उससे हमें पता चलता है इंडो रोमन होता था। और कास्ट के अंदर बात करें, सोशल ड्यूरिंग संगम पीरियड वाज स्ट्रिक्टली रिजिड इन कास्ट बेस्ड, नहीं, लेस था एज कंपेयर टू इस साइड अगर हम देखें तो। द ओनली स्टेटमेंट इज ट्रू 1 and 3। Now moving towards the question number 75, consider the following statement about the cultural development during the post-Mauryan period. ये बड़ा इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया। गंधार आर्ट रिफ्लेक्ट करता है ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर, सही है। मथुरा आर्ट एम्फसाइज करता है स्पिरिचुअल एब्स्ट्रैक्शन एंड सिंप्लिसिटी, पॉइंट नंबर 2 नहीं है। अगर आप देखेंगे तो गंधार आर्ट के बारे में पहले समझ लिए। गंधार आर्ट ग्रीको रोमन है, इन्फ्लुएंस रियलिस्टिक है। मथुरा आर्ट इंडिजीनियस है, आइडियलाइज स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन को दिखाता है। अमरावती आर्ट डेवलप करता है पैटर्नेज ऑफ सतवान पैटर्नेज, बुद्धिस्ट नैरेटिव्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन अर्लीस्ट इमेज ऑफ बुद्धा वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। द अर्लीस्ट बुद्धा पिक्चर वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द इंडो ग्रीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो स्टेटमेंट नंबर बी इज करेक्ट, 1, 2 and 3। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 76, कहता है कि गुप्ताओं के बारे में कुछ बताइए। देखिए गुप्ताओं ने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है सेम लाइक जैसे मौर्य ने चलाया, कुछ चीजों को चेंज किया, बाकी सब चीजें सेम रही। गुप्ता किंग अडॉप्ट करते हैं टाइटल ऑफ महाराजा दी राजा, बहुत बड़ा ये उस समय नाम लिया जाता, सवरेंटी, सुप्रीम, ऐसे से बड़े बड़े भारी भरकम नाम लिए जाते थे, जिससे राजा ये दिखाता था कि मैं कितना ताकतवर हूं। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज थी और प्रोविजनल ऑटोनॉमी भी हुआ करती थी, नहीं। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन फुली सेंट्रलाइज, प्रोविजनल गवर्नर उपेरिकास हुआ करते थे, उनके पास ऑटोनॉमी होती थी। गुप्ता पीरियड ने इंट्रोडक्शन किया हेरिडिटरी लोकल ऑफिशियल, लाइक एक कुमार मत्यास लोकल ऑफिसर होते थे, डिसेंट्रलाइजेशन सिखाता है, यस ऑफ कोर्स। किंग जो है वो सोल अथॉरिटी माना जाता था लैंड रेवेन्यू मैटर्स में। तो ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 and 3 मींस द राइट आंसर इज सी। Moving toward question number 77, which of the following statement correctly describe the Gupta system of administration? देखिए एम्पायर डिवाइड होता है बुक्तीस के अंदर, बुक्तीस इज इक्वल टू प्रोविंसेस, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट उनको विश्यास कहा जाता है। उपारिका गवर्न द प्रोविंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द किंग। उपारिका वेर द प्रोविजनल गवर्नर, जिसको विश्वपति डिस्ट्रिक्ट हेड हुआ करता था। विश्वपति वे द हेड ऑफ है रूरल यूनिट्स, ठीक है। देयर वाज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो बी इज द राइट आंसर, 1, 2 and 3। देयर वाज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अगर हम देखें तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद एग्जिस्ट, वहां थे, ये कहना कि नहीं थे गलत होगा। 78 क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। मैच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर, क्योंकि गुप्ता का पीरियड गोल्डन इसीलिए तो है क्योंकि बड़े बड़े सारे वहीं पे रहा करते थे। कहता है कि आर्यभट्ट जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते हैं। उन्होंने आर्यभट्टिया लिखा, इंट्रोड्यूस रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे करते हैं। कालिदास जो है वो बड़ा फेमस एक ड्रामा लिखते हैं मेघदूता, और एक और था उनका अभिज्ञान शकुंतलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वारामीरा जो है वो बेसिकली
कंपाइल करते हैं पंच सिद्धांतिका, और विष्णु शर्मा जो है वो लिखते हैं पंचतंत्रा। तो जो स्टेटमेंट सही बनेगी वो डी है, ए के साथ 2 मैच होगा, बी के साथ 1, सी के साथ 3 और डी के साथ 4। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 79, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने अर्थ की रोटेशन के एक्सिस के एस्टिमेट किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने कैलकुलेट किया पाई का वैल्यू एक्यूरेटली अप टू द 4 डेसिमल्स, ठीक है। He rejected the concept of a heliocentric theories, नहीं, he did not reject it. His work was mathematical and astronomical, not purely astrological. और उन्होंने अपना वर्क आर्यभट्ट में डील ओनली विद एस्ट्रोलॉजी। तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि आर्यभट्ट के बारे में इसमें 2 ही स्टेटमेंट सही हो सकती हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, 3 और 4 सही नहीं है। तो राइट आंसर इज ए। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए, अभिज्ञान शकलतुम कालिदास ने लिखा, रघुवंशा भी कालिदास ने ही लिखा है, मरीचिया चक्रटिका कालिदास ने लिखा नहीं, ये लिखा है शूरदरका, और मेघदूता वॉज रिटन बाय कालिदत्ता। तो कालिदास के साथ ये मैच हो रहा है, इसमें जो आंसर है वो आपका सी वाला, सो द राइट आंसर इज सी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 81। लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे ये चीजें हुई। सो एज फार एज द गुप्ता इज कंसर्न, हमने अभी गुप्ताओं के बारे में बात की थी, एंड आई सेड लाइक कि गुप्ता लोग अपने मेटल के काम में बहुत जाने जाते थे। मुझे आप ये समझ लीजिए कि आप एक बार ये याद रख लीजिए कि गुप्ताओं का जो कंसेप्ट है अपने गोल्डन पीरियड में माने जाते हैं, उनके आर्ट के लिए उनको बहुत जाना जाता है, और यही रीज़न है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि द आयरन पिलर जो दिल्ली में है, इरेक्टेड बाय चंद्रगुप्ता सेकंड। अच्छा, इसका एक बड़ा कमाल की बात है कि इस पिलर को अभी तक कोई जंग नहीं लगा, ऐसा कहा जाता है। और दूसरा ये है, ये आयरन पिलर एट महरूली दिल्ली बेयर्स इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड, और उनको विक्रम आदित्य का नाम दिया गया। वैसे इस पीरियड के अंदर एक और चीज कमाल की थी कि जो विक्रम आदित्य का टर्म है बहुत सारे लोगों ने लिया है। कहा जाता है कि विक्रम आदित्य वही हैं जिन्होंने काफी सारे रूलर्स को हराया था, इसलिए बाद में इंडिया के कल्चर के हिसाब से ये सब लोगों ने लिया है। सो व्हाई विक्रम आदित्य? नो, रिमेंबर इट दैट इट इज वन ऑफ द लेजेंडरी नेम इन द एंशिएंट हिस्ट्री। So most of the historians clear that this term indicate that he is having some extra power, वो चीजों को दिखाने के लिए उन्होंने किया है। Now the second statement is that the pillar has not rested for more than 1600 years due to the advanced iron smelting। अब बड़ा कमाल है जी, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में भी अगर देखेंगे तो कहा जाता है कि इतने साल भी हो गए लेकिन इसको अभी तक कोई जंग नहीं लगा। इससे ये साबित होता है कि वो मेटल के बारे में एक बहुत अच्छी खासी जानकारी रखते थे। उसके अलावा की अगर मैं बात करूं तो ये क्लियरली शो करता है कि द पिलर वॉज ओरिजिनली लोकेटेड एट सारनाथ। अब ये कमाल की बात है, आपको ये कंफ्यूज करेगा कि आखिर ऐसा क्या है कि सारनाथ में ही ये लोकेट था। तो सारनाथ की बात भी जरा क्लियर कर लीजिए। ओरिजिनली इट वाज फ्रॉम द उदयगिरी, नॉट सारनाथ। तो प्लीज मेक श्योर दैट द साइड शुड बी वेरी क्लियर। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे ही ट्विस्टेड कर देता है, प्लीज ये क्लियर कर लीजिएगा। एंड अगेन वी हैव अ पॉइंट दैट गुप्ता के जो मेटल का तरीका था, द एंशिएंट इंडिया न्यू द जिंक एक्सट्रैक्शन, और वो ज्यादातर जवार माइंस वगैरह कुछ एक आती हैं उनसे। तो the right answer of the 81 question will be the D, 1 and 2 only. Now moving toward the next question please. 82। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन बना है। होपफुली अगर आप समझ गए होंगे तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि गुप्ता अपने गोल्ड कॉइन्स के लिए जाने जाते थे। अच्छा, एक बात जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सर ऐसा कैसे हुआ कि गुप्ताओं को गोल्ड कॉइन बनाना कैसे आया। हिस्टोरियंस का अगर माने तो सबसे पहले कुषाण आते हैं, और कुषाण अपने गोल्ड कॉइन्स के लिए जाने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि गुप्ता उस समय फ्यूडिटरीज का काम करते थे कुषाण के पास। कुषाण से उन्होंने काफी सारे गोल्ड कॉइन्स का बनाने का तरीका सीखा। लेकिन याद रखिएगा, कुषाण से भी अच्छे सिक्के जो अगर दिए किसी ने, वो गुप्ताओं ने दिए। और गुप्ता के गोल्ड कॉइन को दिनारास कहा जाता था। कहा यह जाता था कि ये अपने सिक्कों पे अपनी पत्नियों के पिक्चर और अपने भी पिक्चर रखते थे। और बहुत बार हमें ऐसा भी देखने को मिला कि इनके सिक्कों पे गॉडेसेस भी हुआ करती थी और गॉड भी हुआ करते थे।
अगर हम देखें तो समुद्रगुप्ता जो कि बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने काफी सारा एक्सपेंशन गुप्ताओं का किया, वो अपने सिक्कों के ऊपर अलग अलग आर्ट भी दिखाते थे, जहां पे राजा ने अपने आप को एक जगह ये दिखाया है कि वो एक वीणा यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि गुप्तास वेर वेल नोन फॉर देयर आर्ट एंड कल्चर। हाँ, एक और चीज भी हमें याद रखनी पड़ेगी कि सोने के सिक्के के साथ साथ दे हैव इशूड द नंबर ऑफ द सिल्वर कॉइन्स स्पेशली इन द वेस्टर्न रीजन। रॉन्ग स्टेटमेंट, सिल्वर कॉइन्स की पर्टिकुलरली वेस्टर्न रीजन नहीं, गोल्ड कॉइन के लिए जाने जाते थे। तो यहां पे अगर हम स्टेटमेंट को क्लियर कर ले, गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्ता वेर कॉल्ड दिनारास। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको समझाया, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द कॉइन्स डिपिक्टेड द बोथ द किंग एंड गॉड्स। द कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता शो हिम प्लेइंग द वीणा। यस, ऑफ कोर्स, ट्रू। Remember the 82, 1 to the, and the silver coin were absent during the period of Gupta rule. Silver coins were issued, especially in the western region. तो ये कहना कि सिल्वर था ही नहीं, गलत होगा। तो आप ये याद रखिएगा, 82 का जो आंसर रहेगा वो 1 and 2 and 3। Now moving toward the next question। अच्छा देखिए बेटा, ये बड़ा मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग बहुत आएंगे और आपको लोकेशन पूछी जाती है। जैसे इसमें पूछा गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वो गुजरात में है। नहीं, गुजरात में नहीं है, इट्स इन बिहार। गुप्ता और लेटर लोगों ने इसको बहुत पैट्रोनाइज किया। वेयर हैज द वल्लभी? वल्लभी इज इन गुजरात। वेस्टर्न इंडिया का एरिया आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे थी मित्रिका डायनेस्टी। मुझे अभी भी याद आता है, मित्रिका डायनेस्टी वही डायनेस्टी थी जो बाद में हर्षा के साथ दोस्ती किया था। इस जगह के लिए बहुत सारा लड़ाइयां हुई। और साकाज का अगर आपको याद होगा, उसके बाद कहता है तक्षशिला। ये गंदार का रीजन है जो आज पाकिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का मैच होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा इट विल बी C, A2, B1, C3। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, the 84 question, which of the following statement regarding the Nalanda University is are correct? बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है और बिहार की। कुमार गुप्ता ने इसको फाउंड किया था बेटा 5th सेंचुरी CE में। बोलते हैं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरीज, बुक्स मानी जाती थी। कहते हैं कि इसका मेन काम था बुद्धिस्ट लर्निंग के ऊपर सबसे ज्यादा। यहां पे बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामर, लॉजिक और मेडिसिन भी पढ़ाया जाता था। उसके बाद कहा जाता है कि क्या ह्यूंग सांग ने यहां पे पढ़ाई की। ये चाइनीज हैं जो यहां पे आए थे। दैट्स अ ह्यूंग सांग, ए चाइनीज स्कॉलर, विजिटेड इंडिया एंड ही वेंट टू द नालंदा यूनिवर्सिटी। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। कहते हैं कि ये डिक्लाइन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। नो, इट डिक्लाइन आफ्टर द 12th सेंचुरी दैट बख्तियार खिलजी। जब दिल्ली सल्तनत के अंदर वो लोग आए तो उन्होंने इस एरिया को डिक्लाइन कर दिया। हर्षा ने नहीं किया, बिकॉज हर्षा वॉज हिमसेल्फ द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। नाउ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D, 1, 2 and 3। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 85। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता ट्रेड एंड इकोनॉमी। गुप्ता के ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में। देखिए, गुप्ताओं ने बहुत ट्रेड किया है बेटा, और उनकी कामयाबी के पीछे का रीजन भी यही है। गुप्ता लोग अगर देखेंगे तो इंटरनल ट्रेड उन्होंने गोल्ड कॉइन्स दिए, सही है। ट्रेड उन्होंने रोमन एम्पायर के साथ किया। मुझे याद आता है साकाओं को हराने का रीजन भी यही था। लेकिन अगर देखेंगे तो रोमन ट्रेड डिक्लाइन हुआ है पोस्ट 3rd सेंचुरी कॉमन एरा के अंदर। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड द गिल्ड सिस्टम प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द क्राफ्ट एंड द ट्रेड। नाउ रिमेंबर द गिल्ड सिस्टम व्हिच वाज द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम कॉल्ड श्रेणीज, इट प्रोडक्शन इन द ट्रेड। अच्छा, most important, the land grant system to the Brahminical led to the decline in urban craft. No, excessive land grant reduced the tax paying artisans, leading to the urban decline. So what were the factors for the decline of the Gupta period? It became a religious in nature later on, and the reason they have gifted lot of areas to the Brahmins. अच्छा, वो गिफ्ट क्यों देते थे? वो गिफ्ट इसलिए उनको दिया जाता था in terms, in return of their religious duties. And it became the reason for the downfall of the Gupta Empire. Now remember बच्चा, यूपीएससी अक्सर इनके ऊपर स्ट्रेस डाल के क्वेश्चन पूछता है। And Gupta period is very, very, very much important, both in the prelims examination and as far as the mains examination. अच्छा, इसका जो राइट आंसर बनेगा, the right answer of 85 will be 1, 3 and 4.
Now let's move toward the question number 86. Which of the following is the true regarding the Gupta literature and language? अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी कहा कि Guptas were known for the golden period in terms of numismatic, that's called सिक्कों के लिए अगर जाना जाए गुप्तास, संस्कृत के लिए गुप्तास, ड्रामास के लिए गुप्तास, मैथमेटिक्स के लिए गुप्तास, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज गुप्तास. No, the Sanskrit was the court language during the period of Gupta. Yes, it is true. It was Kalidas who has wrote number of dramas and plays. मैंने अभी आपको बताया था, he has written a great work like Abhigyan Shakuntalam, Meghdutta, famous. And the drama and epics and poetry flourished during this period of time. आज भारत जिस चीज को इतना ज्यादा फ्लोरिश कर रहा है तो ये क्रेडिट गुप्ताओं को जाता है. और कहा जाता है कि उस समय बड़े बड़े कोर्ट सजाए जाते थे और राजा उन्हीं लोगों के साथ बात करता था जो बहुत इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे. इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट यूज संस्कृत एंड पाली बोथ. ये बड़ा ही रेयर टू रेयर हुआ है बिकॉज वी नो दैट द बुद्धिस्ट फॉलोज ओनली द पाली लैंग्वेज, not Sanskrit. But if it is Hanayan, then Pali. If it is Mayan, then it is Sanskrit. But इस पीरियड के अंदर जो यूनिटी देखने को मिली उसमें यह भी देखने को मिला कि संस्कृत और पाली दोनों का इस्तेमाल किया गया. Now let's talk about the fourth statement. It is a early Prakrit Apar Bharamsha ट्रांजेक्शन लेट टू एट रीजनल लैंग्वेज. आज भारत के अंदर जो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है उसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं गुप्ता को जाता है. सो द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट विच आर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द गुप्ता लिटरेचर एंड लैंग्वेज, द राइट आंसर विल बी बी 1, 2 and 4. Moving toward the next question, please. Now we have a next question called consider the following pair. Remember, we have a king and the king with their dynasties. Like Chandragupta first founded the Gupta dynasty. अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है बिकॉज वी हैव अ लेस सोर्सेज. If it is a real founder of the Gupta dynasty, I would say it's a Chandragupta first. But the founder of this dynasty was none other than that was Sri Gupta. But Chandragupta became the real founder because उसी के टाइम पे तो उन्होंने एक लड़की से शादी की, अगर आपको याद होगा, प्रिंसेस से, और उनको एक बूस्ट चाहिए था और वहां से उन्होंने ये किया. सो चंद्रगुप्ता फाउंडेड गुप्ता डायनेस्टी. समुद्रगुप्ता इज नोन फॉर एज इंडियन नेपोलियन. अगर आपको याद होगा तो इंडियन नेपोलियन, बेसिकली नेपोलियन इज नोन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच हेल्ड इन 1789 to 1799. Why the Samudragupta is known as the Napoleon of India? Because you all know that कि कहा जाता है कि जहां पे भी समुद्रगुप्ता जाता था वहां लड़के आता था और उनका ये था कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी गुप्ताओं के साथ जोड़ दी जाए. Whereas in the Chandragupta second patron the Fa Hyung Sang, ये सारे चाइना से आए थे. Fa Hyung बेसिकली यहां पे आता है, यानी कि विक्रमादित्य के पास आता है और काफी सारी चीजों को नोट करता है जो कि बाद में हमारे लिए एक सोर्स बनता है. And when we have a Skandagupta who defeated the Hunnas, the right statement of this particular question will be C, 1, 2, 3 and 4. Moving toward the question number 88. Which of the following scientific advancement is associated with the Gupta era? गुप्ता लोगों ने भारत को क्या क्या दिया? देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए जीरो का जो कंसेप्ट है और डेसिमल का जो कंसेप्ट आता है ये गुप्ता पीरियड से दिया. कहा जाता है जो कंपास यूज कर रहे हैं केम मच लेटर. कहा जाता है कि डेसिमल सिस्टम इन न्यूमेरिकल यूज ऑफ कंपास इन नेविगेशन इट बिकम अ लेटर. या मेडिकल टेक्स्ट लॉ चारका संहिता ये भी यहीं से आता है. सो इट क्लियरली शोज that the answer is D, 1, 2 and 4. Hopefully आप लोगों ने इसको सही आंसर दिया होगा and it's very easy. एक बार आप जब इसको याद कर लेंगे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे. Now moving toward the question number 89, which of the following statement about the trade route during the Gupta period is concerned. Now remember why Gupta became a multi-talented and became a so much powerful during their period of time. It is because of the India maintained the trade with land and sea. They did a matrimonial alliances with the Vaka Takas just because to end the Saka rule in India, to capture these western areas for the trade with the Romans. The Silk Road was also there. They connected India to the China and to Central Asia. Even when we have a very famous port in the Bengal region called, the earlier name of that area was Tamlapati, was a major port area. And Gupta did not discourage the trade, but later on it did because of the weak successor. The right answer of the 89 question will be A, 1, 2 and 4.
So the only right, incorrect statement is here that the Gupta rulers ने foreign trade को political reason बनाया। बेटा याद रखिएगा, जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना नहीं है बेटा। एक एक पॉइंट में कहीं भी वो एक चीज छोड़ दिया तो आपका सफर हिस्ट्री का यहाँ पे खत्म होता है। तो द राइट आंसर विल बी 1, 2 and 4. Now moving towards the next question, please. Very much important. Now understand this question. बहुत गहराई से सुनिएगा। Which of the following best describe the legacy of the Gupta period? गुप्ताओं को हम क्यों याद रखें? The Gupta period blended the art, blended the science, the literature. आज भारत जिस चीज को दुनिया भर में दिखा रहा है, आज जिस भारत को अपने ऊपर एक गर्व फील होता है, most of the credit goes to the Gupta period. Now remember the temple architecture, the temple which was started in India, it was started by the Guptas with the called the Nagara style of temple architecture. भारत के अंदर मंदिरों की शुरुआत करने वाले भी गुप्ता ही थे। उन मंदिरों के अंदर आकार, विमाना, गर्भगृह, गोपुरम, ये सारी चीजें हम लोगों को गुप्ताओं से मिली। उससे पहले मंदिरों से पहले गुफाएं हुआ करती थी। सो द टेम्पल आर्किटेक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज जिस संस्कृत को लेके जिन किताबों को पढ़ा जा रहा है वो लिटरेचर भी फ्लोरिश गुप्ताओं के टाइम पे हुई। जिस पॉलिटिकल सिस्टम की यूनिटी की बात की जाती है वो भी गुप्ताओं के टाइम पे ही हुई। नॉलेज डिड नॉट डिसअपियर बट ग्रेजुअली डिफ्यूज रीजनली। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दैट इज integration of art and science, the beginning of the temple architecture, the classical Sanskrit, the decline of the foreign invasion. But what they said, like they disappeared of the scientific knowledge after the decline of the Guptas, no, not at all. The right answer will be 1 and 2 and 3. It's very difficult. जब तक आप उसकी बेस नहीं जानेंगे बेटा, जितना easy आपको लग रहा है इतना नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको बुक्स को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। बस एक बार उसको समझ लीजिए कि यूपीएससी की क्या डिमांड है, एक बार आप वो मैच कर गए तो फिर ये आपको बहुत इजी लगेगा। सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो रहती है बट वही वाली बात है। मैं अब आपको एक बहुत ही खूबसूरत बंदे के साथ मिलाना चाहता हूँ। मुझे याद आता है कि जैसे ही गुप्ता पीरियड्स का डिक्लाइन हुआ तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे काफ़ी सारे उनके साथ लोग काम करते थे। उनमें से एक नाम था हर्ष। हर्ष को अगर हिंदी में संस्कृत में भी करेंगे, हर्ष को उस बंदे को कहा जाता है जो खुश रहता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। कहा जाता है कि हर्षा ने अपने समय में कोई भी जंग नहीं हारी, बट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ही फॉट अ वॉर विद द पुलकेशिन सेकंड ही लॉस्ट बैडली। और उसमें लिखा गया है द बाणभट्टा द कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षा सेड, अब मेरा हर्षा हर्षा नहीं रहा। अब हर्ष वैसे नहीं था जैसे पहले खुश रहा करता था, और हर्षा को बहुत लिमिटेड कर दिया गया कि नॉर्थ में ही आप रूल कर सकते हो। लेकिन उसके बाद उनके मन में कुछ ऐसा आया कि he converted himself into a Buddhism. Earlier he was a Brahminical, later he became a Buddhism. But बहुत सारे historians, according to some historians, he was tolerant toward all the religion. और फिर स्टार्ट होती है एक नई कहानी। हर्षा रूल फ्रॉम थानेश्वर। पहले इनिशियल स्टेज में कहा जाता है कि हर्षा तो चाहते ही नहीं थे कि वो रूलर बने, बट क्योंकि बहन की बेबसी ऐसी थी क्योंकि उनको उनकी सिस्टर के साथ बहुत बुरा किया गया था, एंड देन ही स्टार्टेड कि नहीं मैं रूल करूंगा। एंड देन फाइनली फ्रॉम तानेश्वर टू ही लेटर मूव टुवर्ड द कैपिटल कॉल्ड कन्नौज। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो मुसलमानों का इन्वेजन हुआ था इंडिया के ऊपर वो कन्नौज पे ही तो हुआ था। कन्नौज उस समय सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर था। ये वही शहर है जिसने भारत को उस समय इत्र के लिए सबसे मशहूर, आज भी कन्नौज में आपको इत्र का बिजनेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत ने बाद में इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, मुगलों के द्वारा भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। एंड ही वॉज द रूलर ऑफ पश्यभूति वर्धान डायनेस्टी, ये वर्धान फैमिली से बिलोंग करता था। Although he was inclined toward Buddhism, but he patronized all religion. एक चाइनीज बंदा इसके यहाँ पे आता है जिसका नाम ज़्यूंग ज़ंग था। He visited his court and wrote a detailed account. और कहा यह जाता है कि ज़्यूंग ज़ंग की इतनी इज्जत उसने की कि ब्राह्मण जो लोग थे वो उससे नाराज हो गए। No, what Harsha ruled from Tanesha and later shifted the capital from the Kannauj, that's true. Harsha was the last great ruler of the Vardhan dynasty, I would say yes. Because उसके बाद मुझे कोई ऐसा खास बंदा नहीं देखने को मिला जो वहां पे रूल करे। हर्षा ने बुद्धिज्म एंड कंप्लीटली हिंदुइज्म को छोड़ दिया, नहीं। देखिए वो 5 साल के बाद तो ऐसा कुछ करता था, कहा जाता है कि जहां पे हिंदू को भी आने की इजाजत होती थी। एंड हर्षा कोड विजिटेड चाइनीज, बहुत चाइनीज लोग आते थे और उसमें से ज़्यूंग ज़ंग
वहां आके उनके साथ विजिट भी किया। तो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 91 विल बी द डी 1, 2 एंड 4। होपफुली आपने सही इसको अटेम्प्ट किया होगा। Moving toward the question number 92, we have some books with some author. We have to match the particular book with the particular author. The first one, the Harsh Charitra, written by the Ban Bhatta, not by Kalidasa. Rataratnavali was written by one of our famous, और मुझे बड़ा एडमायर करता है, हर्षा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी, एक बहुत ही अच्छा राइटर था। ही कंपोज्ड अ नंबर ऑफ बुक्स। Harsha quote like Ratnavali was written by Harsha himself. Raghuvamsha was a classical Sanskrit epic written by the Kalidasa in Gupta period, where Harsh Charitra and Kadambari were composed by the Ban Bhatta, the court poet of the Harsha. So what is the right answer of the 92? It will be A, A2, B3, C4 and D1. तो यहाँ पे हम A के ऊपर बात करेंगे। बेटा मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये समझ लीजिएगा आपका सफर यूपीएससी का यहाँ खत्म होता है। Now moving toward the question number 93, it will be consider the following statement about the Harsha administration. The empire was divided into a provinces called the Bukti. वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हर्षा ने ना गुप्ता पीरियड का ही एडमिनिस्ट्रेशन बाद में अपनाया था। मैं इसको टिक कर रहा हूं। किंग की इनकम जो है मेजरली ट्रेड से और लैंड रेवेन्यू से आती थी? नहीं, बहुत सारे और भी तरीके थे। उपारिकास के बारे में मैंने आपको बताया, लैंड ग्रांट, एक्सपेंडेड रेवेन्यू, बहुत सारा आता था। प्रोविजनल गवर्नमेंट वेर कॉल्ड उपारिकास, ट्रू। लैंड ग्रांट फॉर ऑफिशियल रिलीजियस हिस्ट्री इंक्रीज ड्यूरिंग, यस ऑफ कोर्स, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्ष इंडिया बिकेम अ फ्यूडल लॉर्ड and that became the reason for the downfall of the Harsha. Yes, the right answer of 93 will be a B, 1, 3 and 4. Moving toward the next question, please. Now we are in the 94 question. भारत विशाल है और हमेशा रहेगा और हमें इस पे गर्व है और हम सबको गर्व करना चाहिए। उस गर्व करने का एक रीजन ये है कि भारत के अंदर जो चीजें हमें मिलती हैं वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में, जहां आज लोग ऑक्सफोर्ड का नाम लेते हैं, जहां आज कैम्ब्रिज का नाम लिया जाता है, भारत ने उससे पहले ही ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई थी। नालंदा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कुमार गुप्ता एरा एंड रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज अंडर हर्ष। ज़्योंगज़ांग स्टडी एंड टॉट देयर। यूनिवर्सिटी में हर तरीके की चीज पढ़ाई जाती थी। कहते हैं कि ये ओरिजिनली कुमार गुप्ता ने बनाई। हर्षा मेड सिग्निफिकेंट to the Nalanda. ज़्योंगज़ांग ने यहां पढ़ा and Nalanda declined during the Harsh region. The right answer is 1, 2, 3. हर्षा के टाइम पे तो और फ्लोरिश हुआ बेटा। इसके बाद 95 मूव करते हैं। Which of the following statement about the extent of Harsha empire is correct? हर्षा के एम्पायर के बारे में बताइए। His empire extended from Himalaya to the Narmada river. True. Harsha was successfully conquered Deccan. नहीं, हार चुका था Pulakeshin से। He was defeated by Pulakeshin II of Chalukyan. True. Bengal was permanently under his control. No. Indirectly controlled था। So the right answer will be a C. Moving toward the 96th question, please. Consider the following regional kingdom that emerged after the गुप्ता पीरियड के बाद कौन कौन से नए नए डायनेस्टीज आई? वाकाटाकास सेंट्रल इंडिया में, पलवास इन द साउथ इंडिया, यस, Chalukyan in the western Deccan region and the Pashyabuti Bengal. No, Pashyabuti थानेश्वर में थे, बंगाल में नहीं थे। तो राइट आंसर इज ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पुलकेशिन सेकंड। चालुक्यंस का एक बहुत बड़ा रूलर था जिसने हर्षा को हराया और नर्मदा बाउंड्री बना दी और बोला, और एहोल इंस्क्रिप्शन में रवि कीर्ति लिखते हैं कि मेरे राजा ने सब कुछ पा लिया। यह पहला राजा है जिसने एम्बेसीज पर्शिया के अंदर भेजी। He was not a Palwa ruler, he was a Pulakeshin, belongs to the Chalukyans. He defeated the Harsha, his court poet or Ravi Kirti. He belonged to the Palwa, no, Chalukyans. He sent embassy 1, 2 and 4. Moving toward the next question, 98. Arrange the following dynasties. Sequence में लगाना है। पहले गुप्ता आएंगी, फिर वाकाटका, फिर चालुक्यन सब बादामी, और फिर आती है हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी कॉल्ड द पल्लवास। तो राइट सीक्वेंस डी होगा 1, 2, 4, 3। पहले आएगी गुप्ता, फिर आएगी वाकाटाका, फिर आएगी पल्लवास, फिर आएगी चालुक्यन साहब बादामी। याद रखिएगा, ये बहुत बार यूपीएससी पूछता है। कहते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कल्चरल डेवलपमेंट हर्षा के टाइम पे कैसी थी। देखिए, संस्कृत लिटरेचर फ्लोरिश हुई, बहुत हुई, खुद भी लिखता था और
मैंने कहा कि उनके टाइम में बाणभट्ट और मौर्य जो है वो नोटेबल पोइट्स हुआ करते थे। हर्षा ने पोइट लाइक बाणभट्ट को और मौर्य को अपने पास रखा। हर्षा हिमसेल्फ कंपोज संस्कृत। अब याद रखिएगा, हर्षा रूट नागनंदा रत्नावली प्रियदर्शिका। नालंदा यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज ओनली इन बुद्धिस्ट, नहीं, नालंदा में और भी चीजें पढ़ाई जाती थी। तो राइट आंसर इज 1, 2 and 3. Now consider the following statement about Harsha Charitra. It's a biographical wrote by Banbhatta. Yes, of course, it's true. It provides a detailed account of Harshakut, contemporary. Yes, it was written in Prakrit. No, it was written in Sanskrit. It served the historical source of early medieval history. Yes, true. So the right answer is 1, 2 and 4. No, बच्चों, उम्मीद है कि इस पूरे 100 क्वेश्चंस के अंदर मैंने जो आपको दिया वही आपको यूपीएससी में चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सेव करके रखिए। एक एक चीज मैंने आर एस शर्मा और एनसीईआरटी से आपको दी है। अगर इन सारी चीजों का माइंड मैप आपने बना लिया है तो आपको यूपीएससी से क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, पर्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री। सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट। होप यू हैव एंजॉयड। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। टिल देन, बाय बाय।